हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, इसी को साइमल्टेनियस रिएक्शन भी बोला जाता है, कंपीटिंग रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि कैसे रेट लॉ लिखते हैं पैरेलल रिएक्शन के लिए, तो उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं आपको। चलो फिर भी वापस से पढ़ लेते हैं। ए गिव्स बी लिखा एंड ए गिव्स सी लिखा। ठीक है, यही पैरेलल रिएक्शन है, इसी का एग्जांपल है। ये कांस्टेंट K1 हो गया, इसको आप K2 मान लीजिए, रेट कांस्टेंट को। ध्यान रखना दोनों ही क्या है, दोनों ही तरफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसा समझ लीजिए आप, क्योंकि सिर्फ हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्टडी करते हैं ये सब। ठीक है, ओके। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे माइनस ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू आपको पता है कि ए जो है दोनों ही तरफ, बी की तरफ मतलब K1 और K2 दोनों ही तरफ डिसोसिएट हो रहा है। तो जब ए से बी बनेगा तो आप क्या लिखेंगे, कि K1 इंटू ए लिखेंगे। जब ए से सी बनेगा तब आप क्या लिखेंगे, K2 इंटू ए लिखेंगे। बोल सकते हैं दोनों में से आपको पता है कि ए कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, फिर K1 प्लस K2 बचेगा इंटू ए हो जाएगा। समझ में आता है। देखो यहाँ पे जो K1 प्लस K2 आया है, इसी को हम बोलते हैं के ओवरऑल। मतलब ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है ओवरऑल रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट कांस्टेंट। ठीक है, या फिर इसी को आप के इफेक्टिव भी बोल देते हैं। ठीक है, के इफेक्टिव कुछ भी बोल सकते हैं, चलेगा। के ओवरऑल को मैं के नॉट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। आपसे पूरे डेरिवेशन में मैं सिर्फ के नॉट लिखूंगा, मतलब के ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो फिर से एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं, माइनस ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, के नॉट हो गया इंटू ए हो गया। बिल्कुल जैसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक्सप्रेशन था वैसा ही आया है। वहां पे आप ए इक्वल्स टू ए नोट ई की पावर माइनस K1 टी लिखते थे। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे भी एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही आएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए नोट ई की पावर माइनस के नोट इंटू टी आएगा। ठीक है, और जो के नोट है वो क्या है, के नोट ध्यान रखना ओवरऑल है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू टी आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन लिखा है हमने। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, मतलब किसी भी टाइम टी पे कितना ए का कॉन्सेंट्रेशन बचेगा वो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए मैं आपको। जैसे मान लो ए का कोफिशिएंट अगर n1 होता, ठीक है, ए का कोफिशिएंट अगर n1 होता तो क्या फर्क पड़ता इस ओवरऑल रेट कांस्टेंट पे, वो समझते हैं। अच्छा, आप क्या लिखते हैं उस केस में, आप लिखते हैं माइनस ऑफ 1/n डी ए डिवाइडेड बाई डी टी लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप, K1 इंटू ए की पावर n1 तो नहीं लिखते, क्योंकि ए की पावर तो 1 ही होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैं पहले ही बोल चुका हूँ। प्लस क्या लिखते हैं, K2 इंटू ए लिखते। इतना क्लियर होता है। तो फिर से ये क्या बन जाता, फिर से यार ये बन जाता K1 प्लस K2 इंटू ए बन जाता। बट अब अगर आपको माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी कैलकुलेट करना होता तो वो एक्चुअली में कितना आता, वो आता n1 इंटू K1 प्लस K2 इंटू ए, राइट। इतना समझ में आता है। तो क्या अब जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है वो चेंज हो गया है, वो n टाइम्स हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट होगा वो होगा n1 इंटू K1 प्लस K2। समझ में आता है। बस इतना सा समझाने के लिए मैंने इसका कोफिशिएंट लिया था। अब वापस से हम उसी पे आते हैं जो इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में लिया था, सिंपल वाला, ए गिव्स बी प्लस सी वाला। ठीक है, इतना क्लियर होता है। ओके, किसी भी टाइम पे ए का कंसंट्रेशन कितना बचेगा वो फॉर्मूला मैं डिराइव कर चुका हूँ। अब हम बी की बात करेंगे, फिर उसके बाद सी पे आएंगे। तो बी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, बी के लिए आप लिख सकते हैं डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, K1 इंटू ए होगा। ठीक है, K1 हो गया। ए मतलब किसी भी टाइम के बाद में ए का कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा, ये तो अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ए नोट ई पावर माइनस के नोट इंटू टी, राइट। समझ में आता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, डी बी, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे फाइनली, क्योंकि आपको बी निकालना है। तो मैं लिख रहा हूँ K1 कांस्टेंट है, ए नोट भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में बचेगा ई की पावर माइनस के नोट टी बचेगा, डी टी बचेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता दूं कि ई की पावर माइनस के एक्स डी एक्स जो है, इसका अगर इंटीग्रेशन आपको करना है तो वो आता है माइनस ऑफ 1/k ई की पावर माइनस के एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं, माइनस के एक्स को आप टी मान लीजिए और फिर आप इंटीग्रेट करके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो लिमिट क्या होगा, लिमिट होगा 0 टू टी हो गया, लिमिट यहाँ पे 0 से बी हो गया, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो बी आ गया। इक्वल्स टू ये क्या हो गया, K1 ए नोट हो गया, और अंदर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/k नॉट ई की पावर माइनस के नॉट टी
और लिमिट हो गया 0 to t। इतना क्लियर होता है? ठीक है। अब एक काम करो, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। कांस्टेंट जो था ये माइनस बाहर आ गया, के नोट को मैं k1 प्लस k2 लिख रहा हूँ वापस से, और जो ब्रैकेट में बच गया वो है ई पावर माइनस के नोट इंटू टी, लिमिट 0 to t। इतना क्लियर होता है? लिमिट पुट करने का टाइम आ गया है। लिमिट जब आप पुट करेंगे, माइनस ऑफ k1 इंटू ए नोट डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। जब आप लिमिट पुट करोगे तो ई पावर माइनस के नोट टी, माइनस 0 पुट करोगे तो 1 बनेगा। अच्छा, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो फाइनली जो बी का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या आ जाएगा? वो आएगा k1 a0 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, 1 माइनस ई की पावर माइनस के नोट इंटू टी। ठीक है, इतना क्लियर होता है? ये बी का कॉन्सेंट्रेशन है। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यही पूछा जाता है कि ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, बी का कितना रहेगा, सी का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल इसी फॉर्मूले की तरह जब आप सी कैलकुलेट करोगे तो सी की जगह सी में क्या आएगा? सी में आएगा यहाँ पे k1 की जगह k2 आएगा। इतना क्लियर हो रहा है? k2 a0 डिवाइडेड बाय, बिल्कुल बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम आएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस के नोट इंटू टी, बिल्कुल वैसे ही है। आप खुद सोल्व करके देख सकते हैं, वो एक मैंने बता दिया है, एक आप खुद सोल्व करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन और सी का कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया आपको। अब अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि आप बी का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे और सी का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे, उसका रेशियो निकालो, तो आपको पता है कि जो ब्रैकेट में है 1 माइनस ई पावर माइनस के नोट इंटू टी, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, k1 प्लस के टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा? जो बचेगा वो है सिर्फ k1 बाई के टू। इतना समझ में आता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी टाइम पे बी और सी का, वो उसके रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है, चलो फिर से एक और केस लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। क्या होता अगर मान लो कि जो रिएक्शन है, पैरेलल रिएक्शन, वो कुछ इस तरीके से होता, तब आप क्या सोचते? हम्म, तब ध्यान रखना, बी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सी का जो कॉन्सेंट्रेशन आता, वो आता 2k1 डिवाइडेड बाय 3k2। ठीक है, एक ही कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, एक ही कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा? सिर्फ बी का कॉन्सेंट्रेशन और सी का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जनरलाइज कर देता हूं मैं अब। जनरलाइज किया मतलब n1a, अगर मान लो आपको उससे n2b मिल रहा है और उसी से अगर n2c मिल रहा है, इधर रेट कांस्टेंट k1 हो गया, इधर रेट कांस्टेंट k2 हो गया, तो किसी भी टाइम पे बी और सी का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, वो होगा n2k1 डिवाइडेड बाय n3k2। ठीक है, ये n3 है। समझ में आता है? आप एक काम कीजिए, दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए। जैसे आप 1 ऐड करोगे क्या बनेगा? इधर सी का कॉन्सेंट्रेशन प्लस बी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सी का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या बन गया? बन गया n2k1 प्लस n3k2 डिवाइडेड बाय n3k2। इतना क्लियर होता है? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, वैसे ही अगर आप, ये समझ में आया? ठीक है, अच्छा ये बेसिकली इसको आप क्या कर दीजिए, इसका इन्वर्स कर दीजिए। तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अगर आप निकालेंगे ना, तो वो एक्चुअली में आएगा n3k2 डिवाइडेड बाय n3k2 प्लस n2k1 आएगा। ठीक है, समझ में आता है? अच्छा, ये है क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस सी। ये है, इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट है, ए और बी। ये जो रेशियो है ये बता रहा है कि प्रोडक्ट जो भी बना है बी और सी, उसमें सी का कितना परसेंटेज है, राइट? ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या बता रहा है? ये बता रहा है परसेंटेज ऑफ सी इन प्रोडक्ट, बोल सकता हूँ ऐसा, परसेंटेज ऑफ सी इन प्रोडक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ बी इन प्रोडक्ट कितना होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ बी इन प्रोडक्ट कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? बी के लिए किस तरीके से लिखा जाएगा? लिखा जाएगा n2k1 डिवाइडेड बाय वही वापस n2k1 प्लस n3k2। बहुत ही सिंपल है, समझ में आता है? इतना क्लियर है? जनरल फॉर्मूला बता दिया है मैंने, इसी को याद रखना आप। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, एक के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे फर्क नहीं पड़ रहा है ये सब में। ठीक है, इतना क्लियर होता है? ओके, देखो इसी में पैरेलल रिएक्शन में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो केस आता है ना, वो आता है, आपसे कभी कभी पूछेगा वो, कि पूछेगा कि जो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी,
जैसे आपने ओवरऑल रेट कांस्टेंट निकाला था के नॉट, वैसे ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी को आप ई नॉट मान लीजिए। ठीक है, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी वो कितना होगा, ये पूछेगा। तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। आपको पता है कि जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है के नॉट, वो क्या होगा, वो होगा एन इंटू के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। अगर बहुत सारी रिएक्शन चल रही है तो एन रिएक्शन चल रही है तो ऐसा कुछ सीन होगा। ठीक है, के नॉट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं ए नॉट इंटू ई पावर माइनस, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे ई नॉट बाई आर टी। जिन्होंने आर एन एस इक्वेशन जो पढ़ चुके हैं उनको पता होगा शायद, राइट। कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एन बाहर है। ठीक है, के वन की जगह क्या लिख सकते हैं ए वन ई की पावर माइनस ई वन बाई आर टी। ठीक है, फिर के टू की जगह क्या लिख सकते हैं ए टू ई की पावर माइनस ई टू बाई आर टी। ठीक है, एंड सो ऑन चलता रहेगा, सिंपल। ठीक है, अच्छा निकालना क्या है यार, निकालना है मुझे ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ई नोट निकालना है जो कि ई की पावर में है। बहुत कंफ्यूजन है इस ई की पावर में, जो ई नोट है उसको कैसे लाया जाए। सिंपल सा लॉजिक, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए नॉट तो कांस्टेंट है। ठीक है, ई की पावर माइनस इसका डिफरेंशिएशन पहले तो ई पावर माइनस ई नॉट बाई आर टी ही लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, फिर माइनस ई नॉट बाई आर टी का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या बन जाएगा, ई नॉट बाई आर टी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ई नॉट बाई आर टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, इतना क्लियर होता है। ठीक है, एन इंटू इधर आप करेंगे तो क्या बनेगा, इधर भी बिल्कुल ऐसे कुछ बनेगा, ए वन हो गया ई की पावर माइनस ई वन बाई आर टी तो रहेगा ही रहेगा। फिर से क्या बनेगा इधर, फिर इधर जो समझ में आ रहा है ना, फिर यहाँ पे ई वन बाई आर टी स्क्वायर बनेगा। और ये चलता रहेगा कुछ इसी तरीके से, बहुत सारे स्टेप आएंगे। ठीक है, सभी स्टेप में नहीं लिख रहा हूँ, और आपको इतना पता चल गया कि सभी स्टेप में आर टी स्क्वायर आएगा तो वो आप कैंसिल कर सकते हैं। सब इतना समझ में आया। फिर अगर आप देखेंगे तो ये जो टर्म है इधर, ये क्या है, ये ए वन ई पावर माइनस ई वन बाई आर टी, क्या ये के वन है, के वन बन रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेप में के टू बनेगा, तीसरे में के थ्री बनेगा, इतना क्लियर है। ठीक है, तो ये कैसा बन रहा है, देखो एन बाहर ही है, इतना है के वन, और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है ई वन। दूसरे में आएगा के टू, उससे मल्टीप्लाई होगा ई टू, फिर चलता रहेगा के थ्री ई थ्री, इस तरीके से। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए नोट ई की पावर माइनस ई नोट। ठीक है, ये पूरा टर्म बच गया, इसको क्या आप के नोट लिख सकते हो, के नोट लिखा इंटू ई नोट हो गया। ई नोट ही तो चाहिए था, वो तो मिल गया हमें। तो ई नोट जो है अब वो बन जाएगा एन इंटू के वन ई वन प्लस के टू ई टू प्लस सोन चलता रहेगा, डिवाइडेड बाय के नोट। और के नोट की जगह मैं लिख सकता हूँ एन इंटू के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये एन से एन भी कैंसिल आउट हो गया। फाइनली जो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी मिला वो आप इस तरीके से लिख सकते हो, समेशन हो गया के आई ई आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ के आई लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया होगा शायद ये। इसको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।